अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। मुल्क में 9 मई के बाद कशीदगी में इजाफा हो गया है। एहतजाज के नाम पर आर्मी तंसीबात और अमलाक पर हमलों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयां शुरू हो रही हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द अमल का इजहार भी किया जा रहा है कि जलाओ गिराव में हमारे लोग मुलविस नहीं हैं। हमारे पास इसके सबूत भी मौजूद हैं जिन्हें आजादाना इंक्वायरी में पेश भी कर सकते हैं। तो हमारा सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ के लिए हालात खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं? अपने गेस्ट का मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद गशकोरी साहब, अमीर अब्बास, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और असद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। असद महमूद साहब, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अब मुकदमात चलेंगे, ये अहम ऐलान हो चुका है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, ये फैसले हुए हैं। किस तरफ हालात जाते हुए देख रहे हैं आप खास तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सर्टली जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसी के अंदर अगर आप फिर PTI को देखते हैं तो जिस तरह 9 मई का जो सिलसिला हुआ, जिस तरह फ़ौजी तनसीबात पे मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर फ़ाइन, आप ये कह सकते हैं कि PTI के आफ्टर ऑल जो वोटर्स थे या सपोर्टर्स थे या जो मुजाहिरीन थे वो सारे के सारे गए और जिस तरह उन्होंने हमले किए तो इट वाज़ रियली, मैं कहता हूँ कि एक ऐसी परेशान कुन सूरत हाल थी उस दिन, उस शाम को, कि नोबडी कुड बिलीव कि ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारे पाकिस्तानी हैं और ये फ़ौजी तनसीबात के ऊपर इस तरीके से बढ़ चढ़ के हमले कर रहे हैं। सर इट वाज टोटली जिसको कहते हैं, आप इसको तसव्वुर नहीं कर सकते, व्हाट टू टॉक ऑफ एनीथिंग एल्स। इससे पहले कभी इस तरीके से सारा कुछ नहीं हुआ। तो ये तो ज़रूर कहनी चाहिए कि हाँ, वो तमाम लोग जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार थे, इसका कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी रामशोर के भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो उसकी अगर जो मीटिंग हुई है तो उसका भी जो एलामिया है वो भी सबके सामने एक लिहाज से आ जाएगा। सर्टली ऑल दोस्त जो उन्होंने इस तरीके से किया वो उनको उस मुकाम पे उनको पहुंचना चाहिए, जो उनको सज़ा मिलनी चाहिए वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनको मिलनी चाहिए, कोई शक नहीं इसके अंदर। और डेफिनेटली कल से मैं बहस भी सुन रहा हूँ परसों से कि जी पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सारा जो कुछ भी है, हाँ बिल्कुल, अगर आप मिलिट्री एरिया के अंदर जाते हैं, मिलिट्री की तनसीबात को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके ऊपर उसका बिल्कुल इत्तलाक होता है। एंड ऑल दोज हु वर रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू हैव वेरी टफ टाइम। नो, अगर हम दूसरी तरफ एक लिहाज से देखें तो हम ये जिस तरह आपने सवाल किया जी कि नहीं PTI को आप बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल के अंदर देखते हैं, सर्टली जो भी पोलिटिकल पार्टीज़ होती हैं अपनी उनकी पोलिटिकल अगर जद्दोजहद भी होती है, उसके अंदर कुछ काम ऐसे भी होते हैं फ़ाइन मे बी वो उनके हाथ से टाइम्स निकल जाते हैं, लगता है कि नहीं ये बड़ी बुरी हालत के अंदर चले गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट इज़ नॉट ओनली PTI। अगर थोड़ा सा मैं आपको माजी में लेके जाऊँ, अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें, पीपल्स पार्टी 77 के बाद जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि ज़ेर अताब आई, अपने लीडर को भी एक लिहाज से उन्होंने खोया, लेकिन उसी दौरान में अल-जुल्फ़िकार नामी तंजीम थी जिसने जो कुछ जिस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ प्लान तरीके से की, ये दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई वांट टू से। तो लोगों को लगता था कि नहीं पीपल्स पार्टी इज़ नो मोर, क्योंकि उधर से MQM आ गई सिंध के अंदर। बट ये भी ज़रूर आप कह सकते हैं ऐसा हुआ नहीं। तो पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी जिसको कहते हैं महारत के साथ सिंध कार्ड आज तक वो एक लिहाज से खेलते चले आ रहे हैं। 99 का जब सिलसिला हुआ तो अब भी ऐसा लगता था कि जी नून लीग पॉइंट आ गया। सही है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ के लिए अब मुश्किलात ही मुश्किलात हैं या इसका कोई हल है तहरीक इंसाफ के लिए? कोर कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तो वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया गया है, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें वो तो डिनाई कर रहे हैं कि इमरान खान भी कह रहे हैं हमारे पास सबूत हैं कि ये हमारे लोग नहीं थे। देखिए, अगर इमरान खान साहब के पास सबूत हैं तो वो सबूत मिलिट्री कोर्ट में पेश कर देंगे। फेयर ट्रायल का राइट तो उन्हें मिलिट्री कोर्ट में भी मिल जाएगा और वो वहाँ वो सबूत पेश कर दें कि वो नहीं मौजूद थे। दूसरी तरफ ऑडियोज़ मौजूद हैं कि हमने रैंसैक कर दिया है। वो ऑडियो भी तो कोई एजेंसी का एहलकार नहीं कह रहा, PTI का सेंट्रल पंजाब का सदर कह रहा है कि हमने रैंसैक कर दिया है। जो बाकी उनके ओहदेदारान की गुफ्तगू है वो भी सबके सामने है, लिहाजा सबूत तो दोनों तरफ मौजूद हैं। लेकिन अभी चूँकि कर्नल साहब ने अल-जुल्फ़िकार की बात की तो वो शाहनवाज़ भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो का हाल देख लें। उनका पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं था, उन्होंने अस्करी जद्दोजहद की, उनका पाकिस्तान में पॉलिटिकल फ्यूचर ख़त्म हो गया। और पॉलिटिकल फ्यूचर उसी का हुआ जिसने अस्करी जद्दोजहद नहीं की, जिसने जेल काटी,
जिसने सियासी जद्दोजहद की तो इमरान खान का फ्यूचर है आपको लगता है? लड़ने की बात या हथियार उठाने को। अब मैंने तो वो बात की कि चूंकि कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे तो उन्होंने गलत कंपैरिजन ड्रॉ किया है। ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो ने कभी जाके कोर कमांडर या फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की बात नहीं की थी। जिन्होंने की थी उनका हाल और उनका हशर हमारे सामने है। उनका पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल फ्यूचर बाद में नज़र नहीं आया, लिहाजा ये समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं जी कि हम तो वहाँ मौजूद थे लेकिन हमने आग नहीं लगाई। वो एजेंसियों के लोग थे। वो जो पतलून लहरा रहा था इमरान खान का भांजा, वो भी एजेंसी का एहलकार है या इमरान खान का भांजा है? वो जो इनके लोग वहाँ से मोर लेके जा रहे थे वो भी एजेंसियों के एहलकार हैं या वो कह रहे हैं कि जो बंदूक बर्दार थे उनको पुरअमन मुजाहिदीन की सफों में शामिल किया गया? नहीं, जो वहां से स्ट्रॉबेरीज लेके जा रहे थे, जो गाड़ियां तोड़ रहे थे, वो सब पकड़े गए हैं। वो सब बताएंगे कि हम पीटीआई के किस तरह ग्रुप्स बने हुए थे, व्हाट्सएप और कैसे दी जाती थी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जिस सियासी जमात ने अस्करी जद्दोजहद की है उसका पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं रहा। जिसने सियासी जद्दोजहद की है, जिसने सियासत की है, उसका बहुत फ्यूचर है पाकिस्तान में। आप जुबान से दलील से अपनी बात करें, उसमें वजन पैदा करें। हथियार उठाएंगे तो सियासत नहीं होगी। वो अस्करियत है, चाहे टीटीपी कर ले, चाहे टीएलपी कर ले, चाहे और कोई जमात कर ले। अस्करियत और सियासत में फर्क जानना चाहिए। अस्करियत और सियासत में फर्क है और ये फर्क जान लेना चाहिए। सही है जी। मुजम्मिल साहब आपका पॉइंट आ गया। अमीर अब्बास, तहरीक इंसाफ का कोई फ्यूचर है या मुश्किलात ही मुश्किलात है इमरान खान के लिए? देखिए, हमें एक तो ये जो तकल्लुफ हम कर रहे हैं ना कि हमने पाकिस्तान को डेमोक्रेसी डिक्लेयर कर रखा है, हमें इस तकल्लुफ को खत्म कर देना चाहिए। और बेहतर यह है कि हम इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दें कि पाकिस्तान या तो कोई चाइना की तरह जहां सिंगल वन पार्टी रूल हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरह, या हम इसको कोई नॉर्थ कोरिया की तरह का कोई मुल्क बना दें, या हम इसको कोई शेखडम बना दें जैसे मिडल ईस्ट की है, या हम इसको कोई फीफडम बना दें। ये डेमोक्रेसी वाला जो एक हमने हिपोक्रेसी बनाई हुई है इस मुल्क में, इसको मेरी गुजारिश होगी कि इसे खत्म किया जाए, ताकि ना डेमोक्रेसी का कोई मंजन बेचेगा इस मुल्क में, ना कोई तनकीद करेगा, ना मेरे जैसा कोई सौदाई सरफिरा आदमी इस निजाम के बारे में कोई सवाल उठाएगा जो ये इस वक्त 13 महीनों से जो फाशिज्म चल रहा है, ना कोई और आने वाले दौर में कोई सवाल उठाएगा। और एक खास स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कुछ लोग अपनी पसंद की जमातों को मुंतखब करें। वो मुंतखब करने वाले सियासी लोग हों या गैर सियासी लोग हों, जिनके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, जो उनको पसंद है, उनको लाके बिठा दें जब चाहे। और ये 5 साल वाला टेन्योर भी, ये भी ड्रामा खत्म कर दें इस मुल्क में। आप एक फॉर द इनडेफिनिट पीरियड आप हुकूमतें बनाना शुरू कर दें, जब तक सियासी जमातों के गॉडफादर खुश रहे, सियासी जमातें खुश रहे, हुकूमतें चलती रहे। जब उनका दिल करे वो खत्म कर दें कि मामला चलता रहे। देखिए, तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन की पार्टी है इस वक्त। डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन को गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है। ऑपोजिशन को वॉचडॉग का रोल अदा करना होता है। ऑपोजिशन अवाम की नुमाइंदगी करती है और डेमोक्रेसी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हुकूमत, एक ऑपोजिशन। जिस डेमोक्रेसी में से आप ऑपोजिशन को माइनस कर दें, उनको अदालतों में जाकर ठोक दें, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं होती है। वो एक ऐसे शख्स की मानिंद होती है जिसके जिस्म का आधा हिस्सा मफलूज है, फालिजदा, जिसकी एक आंख आपने निकाल ली है, दूसरी आंख से वो देख सकता है, जिसका एक बाजू आपने। लेकिन अमीर अब्बास, तहरीक इंसाफ को अंदर से लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आज भी तहरीक इंसाफ की विकेट गिरी है। महमूद मौलवी है, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फौज पे हम इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भी हमने देखा है ना, ये भी हमने देखा है इस मुल्क में। ये लोग जो पसंद करते हैं ना, ये पसंद करने वाले भी किसी की मां पर पसंद कर रहे होते हैं। जैसे तहरीक इंसाफ में 2018 में लोग आए थे, ये जिस तरह आए थे, लोग भर भर कर आए थे, वो भी किसी के करम फरमा के कहने पर आए थे। और ये जो अमूमन पार्टियों में से निकल कर लोग जो बगावत करते हैं ना, वो भी इतनी आसानी से बगावतें नहीं होती हैं। ये हमने बहुत कुछ देखा है। अब बच्चा आजबर हो चुका हुआ है इस मुल्क में, जमात सियासत कैसे होती है।
इस मुल्क में इंडिजिनस पॉलिटिक्स नहीं होने दी जा रही। अगर कहीं कोई होने की कोशिश होती भी है तो उस इंडिजिनस पॉलिटिक्स को क्रच कर दिया जाता है, अंडर ड्यूरेस लाया जाता है थ्रू कोर्सिव मींस। ठीक है। सो ये जो अभी तो ये दूसरी बगावत है ना, इससे पहले वो भी हो चुकी है सरदार तनवीर इलियास की भी। अब देखिएगा आप आगे, अभी तो बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, बहुत सारे खिलाफ ताल्लुकी का इजहार करेंगे। ठीक है जाहिद साहब, अमीर अब्बास इस तरह कह रहे हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी अपडेट होंगे। आज तहरीक इंसाफ की एक विकेट गिरी है, आगे भी क्या ऐसा होने जा रहा है? क्या और भी लोग तहरीक इंसाफ से बगावत कर सकते हैं? ऐसा कुछ खबरें हैं आपके पास? जी अमीर, जिस तरह बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगता है कि ये आगाज़ हुआ है कराची से शुरू हुआ है, जबकि पूरा जो सियासी पाकिस्तान की तहरीक है इस तरह के मौक़ों पे वो जनूबी पंजाब देखने को मिलता रहा है। जो पिछले 2 इलेक्शंस हुए थे, आपको याद होगा ये सिलसिला 2011 से शुरू हुआ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं, और ये एक सियासी इस जमात का एक आप ट्रेनिंग कह लें या इस तरह की सूरत हाल से गुज़रना इस सियासत को और सियासी जमात को एक पुख्ता शेप में लाने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि बाकी सियासी जमातें इस पॉलिटिकल प्रोसेस से गुज़री हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये वक्त देखना ही था, और ये बड़ा आसान वक्त नहीं है। जो उनसे या उनके अहलकारों से या जो कारकुन हैं उनसे जो गुज़श्ता हमने 1 हफ़्ते में देखा, और फिर बैक टू बैक हमने 2 प्रेस स्टेटमेंट आए जो ISPR की जानिब से, एक तो उन्होंने 9 मई को एक सियाह दिन करार दिया, फिर कल एक बड़ी पावरफुल प्रेस स्टेटमेंट थी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद रीसेंट हिस्ट्री में पहली सियासी जमात है जो इन ISPR के स्टेटमेंट के जवाब में अपने स्टेटमेंट भी इशू कर रही है और वजाहतें पेश कर रही है कि ये हमारे कारकुनान नहीं थे। तो ये सिलसिला जिस तरह मैं और आप डिस्कशन भी कर रहे थे, मिलिट्री कोर्ट्स में इनके केसेस जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमारे पास एविडेंसेस हैं एबेटर्स के भी जिन्होंने ये प्लानिंग की है, ये प्लानिंग कहाँ हुई है। तो लगता है कि शायद जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी इस जो मुश्किल वक्त है उनके लिए भी ये हो। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के लिए पैदा होने वाले हालात और इसकी मुश्किलात के बारे में, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, वजीर आजम ने उससे खिताब भी किया है। तो अमीर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह वजीर आजम की ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहे हैं, अस्करी क़यादत भी इसमें शिरकत कर रही है, वफाकी वज़रा भी शिरकत कर रहे हैं, बड़ों की बड़ी बैठक हो रही है, कुछ आपको लगता है कुछ बड़ा निकलेगा इन मीटिंग से? जी देखिए, बड़ा तो एक तो फैसला तकरीबन हुआ है ना कि तहरीक इंसाफ को अब खत्म करना है और दोबारा पावर में शायद तहरीक इंसाफ ना आ सके। मेरा ख्याल है ये अगर इमरान खान बच जाते हैं या उनकी जमात बच जाती है या वो पावर में आ जाते हैं वापस, मैं एक स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आपको बता रहा हूं कि ये एक ह्यूमन मिरेकल हो सकता है। मेरे अल्फाज लिख लीजिएगा, ये ह्यूमन मिरेकल हो सकता है इमरान खान का बच जाना और उसकी पार्टी का बच जाना। वरना जिस तरह रियासत ने जो तय कर लिया है, और बहुत सारी बातें, मैं लुकनत इसलिए आ रही है कि मैं कोई ऐसा लफ्ज नहीं कहना चाह रहा जो शायद मैं जानता हूं और मुझे कहना नहीं चाहिए अभी सरेदस्त, लेकिन बस समझे कि मुमकिन नहीं है इमरान खान का अब वापस। लेकिन अमीर, आपको लगता है तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं खुद भी मुलविस है इस सारे मामले में, अपने आप को इन हालात में पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं उनकी भी गलतियां हैं? देखिए अनम, गलतियां तो इसमें तो कोई शक नहीं है ना। कोई इमरान खान हो या कोई भी सियासतदान हो, वो इस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है, जो थर्ड वर्ल्ड की फ्रेजाइल पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में गलतियां तो होती हैं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है ना, हर सबसे गलतियां हुई हैं। लेकिन फिर ये भी देखना पड़ेगा कि मामला शुरू कहां से हुआ था। फिर मामला आपको देखना पड़ेगा कि 9 अप्रैल के बाद, जिसमें इमरान खान को मैं समझता हूं कि सही निकाला गया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आइन के ऐन मुताबिक थी, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ कासिम सूरी का गलत खड़े होना ये गैर आईनी था।
हम उस वक्त भी आइन के साथ खड़े थे और हम आज भी कह रहे हैं कि आप किसी को अगर स्ट्रैंगुलेट करेंगे, स्ट्रैंगुलेट का मतलब ये होता है कि आप गले में फंदा डाल के स्क्वीज कर दें। ये स्ट्रैंगुलेशन जो है ना, ये भी गैर आईनी है। इमरान खान से गलतियां हुई, लेकिन इमरान खान को बाहर निकलते ही स्क्वीज करना शुरू कर दिया गया। 25 मई को जो उसने लॉन्ग मार्च किया, ये इसी रियासत ने दफा 144 इस्लामाबाद में लगाई थी ना। कल आपने देखी कोई वाटर कैनन यहां पे? कल आपने देखी आंसू गैस की शेलिंग? कल आपने देखा लाठी चार्ज? वो मरियम नवाज तो कह रही कोई गमला नहीं टूटा, हम वो उस तरह से मुश्तइल नहीं हुए हमारे कारकुनान। दफा 144 का ताल्लुक गमले टूटने से ही आमद नहीं है। दफा 144 आप आ ही नहीं सकते, 5 ज्यादा लोग आ ही नहीं सकते। आए और तस्वीरें शेयर हो रही है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। जब वो आती है दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर, तो उन पर प्रेशर कर इसी एवेन्यू पर, जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया था उन खिलाफ दहशतगर्दी। सो ये रियासत नजर आ रही है ना कि वो इंसाफ नहीं कर रही है। एक सौतेला है, एक लाडला है। पहले इमरान खान लाडला था, आज ये लाडले होंगे, आज ये लाडले। ठीक है, ठीक है। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, कल के एहतजाज की बात कर रहे हैं, जिस तरह अमीर अब्बास भी, दफा 144 नाफिज थी, फिर भी ये एहतजाज किया गया, फिर भी वहां पर जाकर प्रोटेस्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आपको लगता है इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन तमाम लीडरान के खिलाफ भी? किस तरह से दफा 144 नाफिज होने के बावजूद भी एहतजाज करने के लिए वहां पर पहुंचे? देखिए, मैं अमीर अब्बास साहब की कुछ और बातों का भी जवाब देना चाहता हूँ इस कंपैरिजन से पहले। जी, इस पाकिस्तान में 30 साल फौजी आमरीत रही है। उस फौजी आमरीत में लोगों को कोड़े भी मारे गए हैं, फांसियाँ भी दी गई हैं और मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ भी हुई हैं, PCO भी हुआ है। लेकिन और जमहूरियत की बहाली के लिए बड़ी बड़ी तहरीकें भी यहाँ चली हैं। लोगों ने बड़े बड़े खुद को आग भी लगाई है यहाँ जमहूरियत के लिए। लेकिन किसी ने जाके कोर कमांडर का घर नहीं जलाया, GHQ का गेट नहीं तोड़ा, MM आलम का जहाज नहीं जलाया, किसी ने FC का स्कूल को आग नहीं लगाई। ये टारगेट्स नहीं रहे सियासी जमातों के कभी भी। आप ये समझें कि ये टारगेट सिलेक्शन जो है, ये किसी TTP की तो हो सकती है, ये BLA की तो हो सकती है, किसी सियासी जमात की ये टारगेट सिलेक्शन कैसे हो सकती है कि मैंने GHQ का गेट तोड़ना है? मैं देखें, उसके लीडर जाए वकुआ पे मौजूद थे, डिसोन कैसे कर सकते हैं? को बलवाई गए थे और सारे लीडर माल रोड पे एहतजाज कर रहे थे, कोर कमांडर के घर के बाहर खड़े थे, GHQ के गेट के ऊपर खड़े थे, FC के स्कूल के बाहर खड़े थे, MM आलम के जहाज के ऊपर खड़े थे। टारगेट सेट किए, आप वहां मौजूद थे, आपके सामने हुआ जो हुआ है। आपने क्यों ये टारगेट सिलेक्ट किए? पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत लंबी तारीख है यहाँ जमहूरियत की बहाली की, उसमें ये तारीख नहीं है। खुद को आग लगाने की तारीख है, फौजी तनसीबात को आग लगाने की तारीख नहीं थी। ये नई तारीख इमरान खान साहब ने रकम की है, जिस पर अमीर अब्बास साहब उनके मदाह हैं, मैं नहीं। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि इमरान खान साहब 25 मई को हुकूमत का तख्ता उलटने आ रहे थे जत्था लेकर, अपनी एक हुकूमत के सर पे KP से। वो ये कहने आ रहे थे कि ये 27 किलोमीटर की हुकूमत मैं नेस्तो नाबूद कर दूंगा और इनको गिराकर इलेक्शन लेकर जाऊंगा। वो किसी पुरअमन एहतजाज के लिए नहीं आ रहे थे। उसमें भी गंडापुर के ऑडियोज आई थी कि हमारे आर्मी मुसल्ला लोग साथ आएंगे। वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं एहतजाज करने आ रहा हूं, वो तो कह रहे थे मैं हुकूमत गिराने आ रहा हूं। जब आपका ये ऐलान होगा कि मैं हुकूमत गिराने आ रहा हूं, तो फिर हुकूमत रिएक्ट करेगी, रियासत रिएक्ट करेगी अपने बचाव में। क्या कहते हैं, आप आ जाएं, हमें तबाह बर्बाद, हमें गिरा कर ले जाएं, 50,000 लोग पार्लियामान में घुसा लें, 20,000 लोग, 10,000 लोग। रियासत ने 9 मई को रिएक्ट नहीं किया, हमें उस वक्त रिएक्शन नजर नहीं आया। और कहें नहीं एक मिनट, और कहें कि देखें ना जी, श्रीलंका बन गया, 10,000 लोग वजीर आजम के घर के अंदर मौजूद थे, श्रीलंका बन गया पाकिस्तान। तो इमरान खान साहब तो 25 मई को श्रीलंका बनाने आ रहे थे, नहीं बनने दिया रियासत ने। उसने कहा ये श्रीलंका नहीं है, ये पाकिस्तान है, आपकी ख्वाहिश है श्रीलंका बनाने की। तो इसलिए मैं, और अब देखें ना, ये क्या तौजीह है कि जी पुलिस ने नहीं रोका। ये वो तौजीह है कि जब चोर से पूछा जाए कि तुमने चोरी क्यों की, वो कहे माल खुला पड़ा था, मैंने उठा लिया, माल ताले में रखना था, नहीं तो मैंने तो उठा लिया। भाई आप वहां मौजूद क्यों थे? वाई यू वेंट देयर? वो कोई पॉलिटिकल टारगेट नहीं थे जहां आप गए हैं। सही है, सही है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। जद्दोजहद के निशान नहीं है।
वो अस्करी जद्दोजहद के निशान। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अमीर अब्बास, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मुजम्मिल साहब ने पाकिस्तानी जमहूरियत पढ़ी है। मुझे पाकिस्तान की जाली जमहूरियत पढ़ने से ज्यादा मैंने दुनिया की जमहूरियतें पढ़ी हैं और जमहूरियत की तहरीकें पढ़ी हैं। दुनिया का सबसे मुस्तनद तरीन जो लीडर गुजरा उसका नाम नेल्सन मंडेला था। मैं इस तरफ आना नहीं चाहता था, लेकिन ये फिर जानबूझ के ले आते हैं मुझे। नेल्सन मंडेला के ऊपर शर्क से गर्ब तक कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। पूरी दुनिया उसके एहतराम में आंखें झुकाती है। उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अपनी जमात में एक मिलिटेंट विंग बनाया था अपनी जमहूरी स्ट्रगल के लिए। उस मिलिटेंट विंग का नाम था उमखोंटो इसीज़बे। उसने मिलिटेंसी से जमहूरियत बहाल की थी। दुनिया में कौन कौन सी मिसालें आपको उठा के दूं कि जहां मिलिटेंसी को यूज किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलिटेंसी को यूज करें, लेकिन ये चूंकि जमहूरियत की तारीफ अपने हिसाब से करते हैं ना, तो जब डेमोक्रेटिक स्ट्रगल होती है दुनिया में, लोग अब सिविल लिबर्टीज के लिए, जब अपने फ्रीडम के लिए लोग राइट्स मांगते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं वायलेंट भी हो जाते हैं, वो गलती भी कर बैठते हैं, वो तजावुज भी कर जाते हैं, वो मुतशद्दिद भी। और ये पूरी दुनिया में है। ठीक है, और ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड नॉर्म्स। गलत कंपैरिजन शो कर रहे हैं, गलत कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, गलत कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं अमीर अब्बास साहब। साउथ अफ्रीका में राइट ऑफ वोट नहीं था लोगों के पास, वो उस राइट ऑफ वोट की जद्दोजहद कर रहे थे, गुलामी में थे, गुलामी की जद्दोजहद कर रहे थे। यहाँ राइट ऑफ वोट मौजूद है, यहाँ अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, यहाँ जमानतें मिल रही हैं, वहाँ 17 साल। चले सही है मुजम्मिल साहब, आपकी नजर में ये गलत कंपैरिजन है, उनकी नजर में ये सही कंपैरिजन है। सही, आपका पॉइंट आ गया। आप गलत कंपैरिजन। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपकी नजर में गलत कंपैरिजन है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सही है, सही है। जाहिद कशकोरी साहब, एक और मामला था आज जो डेवलपमेंट हुई है। फवाद चौधरी को आज हाई कोर्ट की जानिब से रिहाई का परवाना दिया गया था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए हैं फिर से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और वो भागते हुए वापस अदालत में गए हैं। आपको लगता है उन पर अभी मुश्किलात टली नहीं है फवाद चौधरी पर? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आपको ब्रेकिंग स्टोरी देता चलूँ आपके शो में ही, कि नैब ने इमरान खान को तीसरी दफ़ा तलब कर लिया है अल कादिर ट्रस्ट केस में 18 मई को। अच्छा, सिर्फ एक दिन का टाइम दिया गया है। इमरान खान को एक सवालनामा भी भेजा गया है। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी जिसमें मेरे ज़राए बता रहे हैं कि नैब चेयरमैन ने साइन किया है, उनको परमिशन दी है अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को, जो इमरान खान का अल कादिर ट्रस्ट उसकी तहकीकात कर रही है। उसमें इमरान खान को 18 मई को तलब किया गया है। जो सवालनामा भेजा गया है मैं आपसे शेयर करता चलूँ। 5 इम्पॉर्टेंट सवालात हैं जो इमरान खान से पूछे गए हैं और इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। और ये बताया गया है कि नैब कानून की रोशनी में अगर वो ज़ाती हैसियत में पेश नहीं होते उसके लीगल कंसिक्वेंसेस होंगे। पहला सवाल ये पूछा गया है कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म थे उस वक्त जो बहरिया टाउन और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान 190 मिलियन पाउंड की डील हुई थी और वो पैसा पाकिस्तान में आया था, उसका सारा रिकॉर्ड आप साथ लेके आएँ। दूसरा सवाल इमरान खान से नैब की टीम, जो कि आज उनको मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये कॉल अप नोटिस ज़ाती हैसियत में भिजवा दिया गया है। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो डीड साइन की थी, कॉन्फिडेंशियल डीड थी, उसकी नौइयत पेश क्यों आई, वो डीड क्या थी, आप ओरिजिनल डीड साथ लेके इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हूँ। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है उस सवालनामे में कि क्या ये सब कुछ जब हो रहा था, डील साइन हो रही थी, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा था, क्या इमरान खान की हुकूमत ने उस वक्त वजारत कानून से, वजारत खारजा से और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कानूनी मशवरा मांगा था? इन तीनों अहम इदारों की जानिब से क्या जवाब आया था, क्या उनकी सिफारिशात थी? चौथा एक और अहम सवाल जो कि उनको बताया गया है कि आप इसकी तैयारी करके आइए, अल कादिर ट्रस्ट को जो डोनेशंस मिले हैं 770 मिलियन के डोनेशंस हैं लगभग, और साथ 456 कनाल ज़मीन है, और इसके बाद पिछले साल ही 243 मिलियन के और डोनेशंस हैं।
इन डोनेशन की तफसीलात क्या हैं, किन अफराद ने ये डोनेशन अतियात पाकिस्तान से या पाकिस्तान के बाहर से अल-कादिर ट्रस्ट प्रोजेक्ट को दी हैं। सही है। तो ये मुश्किलात जिस तरह में हम पहले भी डिस्कशन आपके उसमें करते रहे थे, इमरान खान के लिए बढ़ती जा रही हैं। इमरान और जो खान के लिए सेकंड टियर लीडरशिप है, तो ये वो ब्रेकिंग स्टोरी थी, मैं आपके प्रोग्राम में शेयर करना चाहता था। सही है, ये मुश्किलात इमरान खान के लिए आपकी नज़र में भी बढ़ती जा रही हैं। असद महमूद साहब, एक जुमला है जो बड़ा ट्रेंड कर रहा है, गुड टू सी यू। इस पर काफ़ी तनकीद भी हुई है, सियासी हलकों में मरियम नवाज की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। आज इस बात की वजाहत भी की गई है कि क्यों उन्होंने ये बोला है चीफ जस्टिस ने। वो कह रहे हैं मैं सबको देखकर ऐसे बोलता हूँ, इसमें क्या मसला है? मैंने ना इसका भी जवाब दूंगा, एक दो बातें और भी मैंने आपसे करनी है। जहाँ तक तो चीफ जस्टिस की बात है और जो उन्होंने कहा गुड टू सी यू, मेरा ख्याल है ये हर एक के लिए करते हैं, इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में बात हो चुकी है और ही स्टैंड्स टॉल, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं जिस खातून का आपने तस्करा किया, इवन आई डोंट नेम हर दैट वे कि शी वो डिज़र्व नहीं करती कि उनका नाम एक लिहाज से लिया जाए। वाई? बिकॉज कल भी जो कोई जिस तरह की दशनाम तराजी, जिस तरह की अल्फाजबाजी मैं समझता हूँ कि फजलुर रहमान ने की और फिर उस खातून ने की, आई सी इट इज़ अनबिलीवेबल। यानी आप इमेजिन करें कि अब यहाँ पर वो कंपैरिजन मैं ड्रॉ करूँगा कि इमरान खान ने एक जज के बारे में कहा था कि जी अगर होगा तो हम उनको एक लिहाज से कानून की तरफ लेके जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई, आई सी इट इज़ रियली 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 डिप्लोरेबल। मैं आपसे बताऊँ, जो दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अभी बात कर रहे थे मेरे दोनों दोस्त, फाइन ये जो सिस्टम चल रहा है और इमरान खान की, मैं फील करता हूँ आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आपको पाकिस्तानी सियासत करनी चाहिए, करनी पड़ेगी टिल सच टाइम कि आप उस लेवल पे पहुँचते हैं जहाँ पे सारी चीज़ों को आप उस तरह बेहतर कर सकें जैसे पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी या पॉलिटिक्स चल रही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा पाकिस्तान के अंदर नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आई डू एग्री कि बिल्कुल ठीक है, वो सही हुआ था, मैं उसको उस तरीके से लेता हूँ। इमरान खान का अनफॉर्चुनेटली, वाई? बिकॉज ही इज़ प्रिवी टू सो मैनी थिंग्स, इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों की आती है। उन्होंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक जिसको कहते हैं कि एग्रेसिव पोस्चर इतना सीरियस ले लिया, पीडीएम को तो थोड़ा साइड पे कर दें, ही वॉज एक्चुअली फोकस्ड आप कह लीजिए कि आर्म फोर्सेस के ऊपर। और वो हुआ क्या कि उनके फॉलोअर्स, उनके वोटर्स, वो हल्के हल्के वो टेम्परेचर इतना राइज कर गया। फाइन, वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक पावर कॉरिडोर से होता है, जब इतना सीरियसली मैं समझता हूँ उनको क्रिटिसाइज जिस तरीके से करें, ओपनली करें, पूरी दुनिया के अंदर करें, तो डेफिनेटली फिर उस दूसरी तरफ उसके जवाब के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक अगली बात मैं आपसे बताऊं, अब इन सारी चीज़ों को देख लें। अच्छा जी, इमरान खान का पीटीआई का तो चलो ये सिलसिला चल रहा था ना, दूसरी तरफ आ जाएं, पीडीएम जो है वो सिर्फ उसने एक काम किया, ना आवाम के लिए कुछ काम किया, ना मुल्क के लिए कुछ काम किया। उन्होंने पकड़ धक्कड़ इस पार्टी को ख़त्म करना है, अपोजिशन को ख़त्म करना है, उन्होंने अपनी सारी की सारी तवानाई इस चीज़ के ऊपर खर्च कर दी। और इन्वेस्टर्स बाहर की दुनिया में ढूंढते रहे कि आप हमारे मास्टर बन जाएं एंड ओके हमारे साथ चलें। कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी? मैं एक और चीज़ आपसे बताऊं, पूरे मीडिया को आप देख लें, चंद लोग बैठे होते हैं, इसको उसके खिलाफ, उसको इसके खिलाफ सारी चीज़ें करें। आई एम सो अपसेट। किसी एक शख्स के मुंह से मैंने ये नहीं सुना वी आर इन ट्रबल, पाकिस्तानीज आर इन ट्रबल, पाकिस्तान इटसेल्फ इज इन अ बिग ट्रबल, डीप ट्रबल। को हमें कुछ सोचने की जरूरत है, हम अपने मुल्क को कहां तरफ, किस तरफ लेके जा रहे हैं। आज आप ये सोचें, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई एम टॉकिंग, पाकिस्तान का महंगाई के अंदर हम 13वें नंबर पे हैं पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया इज 152nd एंड शेम ऑन अस आई वुड से कि जी हम हर चीज अपने मुल्क के अंदर पैदा करते हैं और हम अपने मुल्क की जो महंगाई का जो हाल कर दिया है। मैं व्हेन आई वाज कमिंग टू योर स्टूडियो, कल पेट्रोल की मैं आज आपसे बताऊं, आई मेट सो मैनी पीपल, उन्होंने कहा जी हम अपने दफ्तर बंद कर दिए, ना दफ्तर की बिजली के बिल दे सकते हैं, ना दफ्तर का किराया दे सकते हैं, ना कोई कारोबार है। सारी दुनिया के चेहरे देख लें पाकिस्तान के अंदर, किसी चेहरे के ऊपर कोई किसी तरह कोई एक मुस्तकबिल की कोई बेहतरी की सूरत नजर नहीं आती। नो, हु इज रिस्पॉन्सिबल? दीज पॉलिटिशियंस आर रिस्पॉन्सिबल, नोबडी एल्स। अगर आप ये कहते हैं कि जी इसको किसने आगे लेके चलना था, इन पॉलिटिशियंस ने लेके चलना था। पीडीएम बड़े बड़े दावे करके आई थी, आज 13 महीने हो गए, आज इन्होंने हमें हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, एंड वेयर वी स्टैंड टुडे। ठीक है अमीर अब्बास, ऐसा लगता है आपको कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी थी उसने कहीं ना कहीं सारे सिस्टम को एक्सपोज किया है, किसकी क्या वर्थ है, किसका क्या रोल है, इस सारे सिस्टम को इमरान खान की गिरफ्तारी ने एक्सपोज कर दिया? ये जरा सख्त सवाल है आपका, मुश्किल जवाब है। देखिए, एक्सपोज मैं नहीं कहूंगा, लेकिन
ये जरूर है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने अपने लोगों में, उनके जहनों में ये बात इनकलकेट कर दी है, उन्हें ये रियलाइज करवाया है कि उनके साथ जो ज्यादती है वो कौन कर रहा है। और वो बहुत सारी जगहों पे वो नाम भी लेते रहे, जारी बात है, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। और वो खलीज भी एक पैदा हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये दोनों तरफ से सोचने की बातें हैं, ये सारा एक ही तरफ से नहीं है। मुमकिन है कि इमरान खान की गलती जो है वो 51% हो, चले हम उनकी गलती ज्यादा बना देते हैं, लेकिन 49% तो कहीं और से भी गलती हुई होगी ना। तो दोनों तरफ से हमें एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन जब आप सामने रखते हैं, लेकिन मसला यह है कि हम चूंकि इस मुल्क में बहुत सारी बातें कहने की बंदिशें हैं, आप सियासतदानों के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं और हम कहते हैं। मुझे तो ये बेचारा तबका काबिल तरस तबका नजर आता है, हत्ता कि मुझे तो पीडीएम भी काबिल तरस नजर आती है। इमरान खान तो चले, वो तो ऑपोजिशन में मार खा रहा है, वो तो है ही काबिल तरस, मुझे पीडीएम भी काबिल तरस नजर आती है। जिधर बातें नहीं हम कर सकते उधर भी गौर करने की जरूरत है। चले हम नहीं करते बातें, आप खुद गौर कर लें। जिद किसी भी तरफ से हो या मुल्क जो है वो अनाऊ की भेंट अगर चढ़ जाए तो ये किसका भला हम करेंगे। आप इमरान खान को आज अगर खत्म भी कर दें असद से, ये किसी भी तरह से आप इमरान खान को अगर एलिमिनेट भी कर देंगे, तो ये जो लोगों के अंदर चीजें जज्ब हो चुकी हुई हैं वो कैसे निकालेंगे हम? हमने बड़े तजर्बे किए हैं इस मुल्क में। सही। मैं एक बात दर्दमंद दिल के साथ ये बात कर रहा हूं, आपने इमरान खान को माइनस करना है, कर दे माइनस, लेकिन उसका भी कोई इंडिजिनस तरीका होना चाहिए था ना। ये गैर फितरी तरीके से अब हमें सियासी जमातें बनाने का, खत्म करने का काम छोड़ना पड़ेगा। गैर फितरी तरीके से ना इमरान खान को इमरान खान बनना चाहिए, ना किसी और को तुर्क खान बनना चाहिए, किसी और सियासतदान को। इस मुल्क में इंडिजिनस पॉलिटिक्स को आने दें। ठीक है, 10, 15, 20 साल, 70, 75 साल पहले भी तो लगा दिए ना, 10, 15, 20 साल और लग जाएंगे। मुमकिन है शायद कोई ऐसा शख्स इस सिस्टम के थ्रू सामने आ जाए, ठीक है, जिसको हम एडमायर कर सके। ठीक है, असद साहब आप कुछ क्या ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ, बिल्कुल आमिर साहब ठीक बात कर रहे हैं। मुझे कोई तरस इसलिए नहीं है कि दे आर द वन पॉलिटिशियंस जो हैं इस वक्त इस मुल्क की परेशानी का और तबाही का जिम्मेदार हैं। ऑल दीज पॉलिटिशियंस, इमरान भी उसके अंदर शामिल हैं। आज हम इतने बुरे हालत के अंदर चले गए, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर पार्ट ऑफ इट। मैं सिर्फ ये सवाल उनसे करता हूं, ये क्यों नहीं इकट्ठे बैठ सकते? क्यों पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए क्यों काम नहीं कर सकते? क्यों किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकते? व्हाई दे आर पावर हंग्री? उनका लाइफस्टाइल देखें, उनकी लिविंग देखें, वेयर आर वी लिविंग टुडे। असद साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। एक और भी आज डेवलपमेंट हुई है, कौमी असम्बली में तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। इस पर अपने तजियाकारों का कमेंट लेंगे। अमीर अब्बास, किस तरह से देखते हैं इस बिल को, और क्या सियासी मकासद के लिए इस बिल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? देखिए, तौहीन पार्लियामेंट का कानून 50 साल हो गए हैं इस आइन को आए हुए, और 1970 के इलेक्शन से आप देख लें तो तकरीबन 53 साल हो चुके हैं इस पार्लियामेंट या इस आइन को। आज से पहले इस तौहीन पार्लियामेंट कानून की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई? ये आज ही क्यों महसूस हो रही है? ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने की जरूरत पहले क्यों नहीं महसूस हुई, आज ही क्यों महसूस हो रही है? बाज़ औक़ात आप सही काम भी अगर करते हैं और गलत वक्त पे करते हैं तो उसमें लगता है कि देयर इज समथिंग फिशी, उसके पीछे कोई मैलिफाइड अटेम्प्ट है, और जो इंटेंट होता है उसको मद्देनजर रखा जाता है। इवन जब लेजिस्लेटर लेजिस्लेशन करता है तो वो उस वक्त के माहौल को भी देखा जाता है, ठीक है, कि वो क्यों कर रहा है। ठीक है, ठीक है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? मैं तो असल में पाकिस्तान में टॉक शो हूँ, पाकिस्तान की तारीख पर ही बात करता हूँ। जब मुझे कभी CNN वगैरह पे मौका मिलेगा तो मैं कोई बैनुल अक़वामी अमूर पर बात कर लूँगा। तो अब मुझे तो ज़रूरत मेरी है कि मैं पाकिस्तान, यहाँ नाजरीन से पाकिस्तान के बारे में बात करूँ बुनियादी तौर पे। देखें, तौहीन पार्लियामान का कानून सबसे पहले पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज़ लाई और तहरीक इंसाफ ने पास किया आज से 2 साल पहले। तहरीक इंसाफ के गवर्नर चौधरी सरवर ने उसे दस्तखत करने से इनकार किया।
पूरी तहरीक इंसाफ चॉइस सर्वर के खिलाफ हो गई और उसको दोबारा पंजाब असम्बली से पास किया, जिसमें ये कहा गया कि कोई सरकारी अफसर नहीं पेश होगा, कोई सहाफ़ी गलत खबर देगा उसको भी सज़ा होगी। सहाफ़ियों ने बहुत एहतजाज किया, पंजाब असम्बली की गैलरियों में जहाँ धरने हुए, सब कुछ हुआ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक रस्म जो है ये चौधरी परवेज़ लाई और तहरीक इंसाफ ने पंजाब से शुरू की, अच्छी है या बुरी है, लेकिन जिसने तहरीक इंसाफ ने शुरू की, ही जाता है कि उसने सबको ये रास्ता सही है जी। वक्त की कमी है हमारे पास। जाहिद गशकोरी साहब, आप क्या समझते हैं इस बिल की जरूरत क्यों पेश आई? सही है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। वक्त की कमी, जिस तरह अमीर ने कहा, इसकी टाइमिंग पे बड़े सवालात उठ रहे हैं। दूसरा, ये सख्त तरीन लॉ है और पार्लियामेंट इस पे डिबेट करेगी। आई एम श्योर सेनेट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट की कमेटी है और ये बहुत सख्त वो है, इसको इस पे नज़रसानी की ज़रूरत है और एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से पेश किया जाए, कलेक्ट किया गया है। कलेक्टिव सोच इस पे आनी चाहिए और इस तरह के अगर कवानीन आते रहे और एक नज़रिया ज़रूरत के तहत मुख्तलिफ चीज़ें होती रहीं तो इस मुल्क में बात करना और क्रिटिकल तरीके से बात करना या एक प्रोडक्टिव जो तनकीद है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। असद साहब, आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? अब एक ही काम रह गया है कि हम इनको वोट देंगे, ये असम्बलियों में चले जाएंगे, ये मुकद्दस गाय की शेप इख्तियार कर लेंगे, देन यू कांट से देम एनीथिंग। ये कुछ भी करते रहे, चोरी करें, सारा कुछ है। आप ये देखें कि आज आपकी पंजाब केपी और जो इसकी इस्लामाबाद की पुलिस है जो कुछ कर रही है लोगों के साथ। ठीक है साहब, आपका पॉइंट आ गया, हो गया है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।